नमस्कार, 5 शहर 5 खबर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 5 शहर 5 खबर में सबसे पहले आज हम बात करेंगे झारखंड की। तो पहली खबर झारखंड से जुड़ी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाला केस में उन्हें नोटिस भेजा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन घोटाला मामले में सोरेन परिवार की संलिप्तता बताई जा रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को केस संख्या 25/23 के सिलसिले में पूछताछ के लिए 14 अगस्त को तलब किया है। आपको बता दें कि झारखंड भूमि घोटाला मामले में अब तक ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल सीओ भानु प्रसाद समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले में नोटिस भेजा गया है। तो झारखंड और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हेमंत सोरेन को ईडी का ये नोटिस भूमि घोटाला मामले में भेजा गया है, क्या लगता है आपको इससे पहले जो पूछताछ हो रही है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब कितनी बढ़ सकती हैं? प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत ही बड़े घोटाले का है और जिस तरह से तत्कालीन जो डीसी थे रांची के, राजधानी रांची के छवि रंजन जी, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हीं के माध्यम से रांची में तमाम जमीनों के घोटाले किए गए थे जी। और सेना की जमीनों का सौदा कर दिया गया। आप ये सोचें कि ये मामला अमानत में खयानत का था, जिसको उसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसको फर्जीवाड़ा रोकने की जिम्मेदारी थी, उसने ही सरकार में न जाने किनके इंस्ट्रक्शन पर उसी डीसी ने तमाम जमीनों को, जो सरकारी जमीनें थी, सेना की जमीनें थी, उनकी फर्जी ढंग से रजिस्ट्री कर दी। और इस मामले में जो विष्णु अग्रवाल नामक बड़े अधिकारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो पिछले कई दिनों से कस्टडी में है ईडी के। उनसे पूछताछ की गई है। अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तो इनसे जो सबूत मिले हैं और इस मामले में तत्कालीन जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे पहले और उसके बाद आयुक्त थे रांची प्रमंडल के नितिन मदन कुलकर्णी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ईडी जांच आगे बढ़ा रही है। और इस मामले में जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं, वो तार अब चूंकि मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं, इसलिए उनसे पूछताछ की बात सामने आई है। क्योंकि कई मामले में ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन डीसी और कई लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह रजिस्ट्री की है। तो अब ये निश्चित तौर पे ईडी कंफर्म करना चाहेगी कि इसमें क्या वास्तविकता है। और एक बात और फिर बता दूं कि इससे पहले खनन घोटाले के मामले में पिछले वर्ष कई बार बचने के बाद 18 नवंबर को लगभग 10 घंटे तक ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी। उसमें भी कई मामले उनके सामने आए थे। अब ऐसा लगता है कि कई चीजों में, भ्रष्टाचार के कई मामलों में चीजें मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि पिछली बार एक मामला लगा था, उस पर 10 घंटे पूछताछ हुई थी। अब एक बार फिर से जिस तरह से ईडी का नोटिस सामने आया और जिस तरह से संलिप्तता बताई जा रही है, इतना बड़ा संवैधानिक पद और उस पर यदि सवाल खड़े होते हैं, आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लगता है आपको ये मुश्किलें उनके राजनीतिक करियर के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? प्रियंका जी देखिए, 14 अगस्त को ईडी ने बुलाया है पेश होने के लिए। जो नोटिस उनको आज दी गई है उसे 14 अगस्त को। कल ही मुख्यमंत्री ने एक आम सभा में, एक पब्लिक रैली में बोकारो में कहा था कि सरकार को काम नहीं किया जा रहा, जब देखो तब उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। निश्चित तौर पर उनको भनक लग गई होगी कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उनके खुद के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पिछले कई महीनों से कस्टडी में ईडी के, और अब ये नया मामला भूमि घोटाले का आ गया है। आपको ये भी मालूम होगा कि उनकी सदस्यता जाने की बात आई थी बीच में, जब पिछले राज्यपाल थे रमेश बैस जी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम पर एक जमीन का अलॉटमेंट किया है, जो खदान के नाम पे माइनिंग लीज करवाया है, जो कि माना जाता है कि एक लाभ के पद के लाभ का मामला था। तो वो भी मामला संज्ञान में है। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा से जेएमएम को इस राज्य के बनने के बाद पहली बार एक बड़ी मेजॉरिटी की
सरकार बनाने का अवसर मिला था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काम करने का एक बड़ा अवसर मिला था, लेकिन वो उसको मिस कर गए। और इस तरह के करप्शन में नाम आने से उनका इतिहास में नाम एक बड़े अच्छे काम करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर बनते बनते रह जाएगा, ऐसी आशंका हमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो झारखंड के हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी का नोटिस आया है, ऐसे में आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 5 शहर 5 खबर में दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन के बाद बंगला अलॉट किया है। राहुल जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उनसे बंगला वापस मिलने पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा कि मेरा पूरा घर हिंदुस्तान ही उनका पूरा घर है। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल रहे। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। राहुल 12 और 13 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी जाएंगे। सांसदी बहाल होने के बाद उनका पहला वायनाड का ये दौरा होगा। राहुल गांधी को फिर से उनका बंगला मिलने के बाद कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से खुशी की लहर है। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से राहुल गांधी को अब संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उनका बंगला भी वापस मिलेगा, इस पर क्या ताजा अपडेट है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल होने के बाद पहले तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी खुशी का माहौल है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो राहुल गांधी नेता थे और तमाम जो उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उसके बाद उनसे जो बंगला था 12 तुगलक रोड वाला जो बंगला उन्हें अलॉट किया गया था, तो उसे खाली जब उस समय करा दिया गया, क्योंकि सांसद की सदस्यता जाने के बाद तुरंत बंगला खाली कराया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सदस्यता बहाल हुई, तो सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से वही बंगला अलॉट करा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से बंगला खाली कराया गया था, तो उन्होंने मीडिया के सामने सवाल रखा था और कहा था कि जितने भी मेरा भारत जो है, पूरी तरह दुनिया मेरा घर है। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिए और साथ ये भी कहा उन्होंने कि जिस तरीके से देखा जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उस समय कांग्रेस में काफ़ी दुख की बात थी, तो लेकिन उसके बाद जब सांसद की बहाल हुई तो राहुल गांधी की, तो उसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं में और कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है। और लेकिन बता दें कि राहुल गांधी पहले जैसे ही सदस्यता बहाल हुए तो पहले अपनी विधानसभा में जाके, अपने संसदीय क्षेत्र में जाके लोगों से, जनता से मिलेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार इस तरीके से जब उनकी सदस्यता गई थी, तो उसको देखते हुए जो लोग थे वहाँ के, जो संसद के जो लोग थे, सांसद, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लोकसभा के अंदर काम किया है, तो उस काम को भी गिनाने का राहुल गांधी कार्य कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करी, तो मीडिया से साफ तौर पर बात करते उन्होंने कहा कि मेरा पूरा दुनिया जो है, मेरा पूरा भारत मेरा घर है। और कहा कि इस तरीके से जब उनका बंगला खाली कराया गया था, तो बंगला खाली कराने से पहले उन्होंने चाबी भी अपनी सौंप दी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सांसदी बहाल हुई तो उनको वही बंगला दोबारा से अलॉट करा दिया गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से राहुल गांधी को उनका बंगला वापस मिला है और अपने वो क्षेत्र में भी, वायनाड भी वो जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस खेमे में खुशी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया है, उसका आने वाले चुनावी साल में भरपूर तौर पर कांग्रेस इस्तेमाल करेगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी को बंगला वापसी किया गया, अलॉट किया गया सांसद बहाल होने के बाद, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से नोट जारी किया गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता को जो है बहाल किया जाता है, तो उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस खेमे में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद भी 2024 में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं खेल सकती है, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर मोदी सरनेम को लेकर वो टिप्पणी की गई थी, तो टिप्पणी में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर ये बातचीत की गई थी, जो केस था वो केस उनके ऊपर चलाया गया था। लेकिन जब कोर्ट ने उनको जो बहाल कर दिया, तो उसके बाद जब सांसदी बहाल हुई, तो उसके बाद तुरंत ही उनको एक दिन बाद बंगला भी अलॉट कर दिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे हम राहुल गांधी के बंगले की, और उसके बाद 5 शहर 5 खबर में तीसरी खबर है यूपी विधानसभा से जुड़ी। यूपी विधानसभा में आज 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगे की SIT रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। अगस्त 1980 को हुए इस दंगे में 83 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। तत्कालीन
वीपी सिंह सरकार में हुए इस दंगे की जांच रिपोर्ट सरकार को 1983 में सौंप दी गई थी, पर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज योगी सरकार ने इसे सार्वजनिक किया है। विधानसभा में 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश किए जाने पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है। सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है। यूपी में बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी की दर घटी नहीं बढ़ी है। सरकार इस पर झूठ बोल रही है और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के रिपोर्ट को सदन में लेकर आ रही है। तो जिस तरह से मुरादाबाद दंगों को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए इस बात का हमला बोला है कि चुनावी साल में तमाम मुद्दों के बीच में इस तरह की रिपोर्ट यदि पेश की जाती है तो इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से विधानसभा सत्र को और जनता को भटकाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ जहां पर यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को क्लीन चिट दी गई है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को यहां पर जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसे में चुनावी साल में ये मंशा साफ, यहां पर कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि मंशा साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं चुनावी साल में एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर आना चाहती है और मुख्य मुद्दे यानी कि जनता से जुड़े हुए, जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम कोशिशें, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सवालों के जवाब में एक दूसरे पर ये दोनों ही नेता चुटकी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के बेरोजगारी के साथ ही साथ जनसंख्या से जुड़े सवालों पर चुटकी लेते हुए कहा कि कम से कम अच्छा है, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, उन्नति कर रही है और जनसंख्या को लेकर अब समाजवादी पार्टी चिंतित नजर आती है, उससे वो बहुत खुश हैं। तो इस तरह की तीखे सवाल जवाबों के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र आज चला, जिसमें दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के सवालों के जवाब अपने तीखे अंदाज में दिए। तो उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र में आज ये मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट अचानक 43 साल बाद आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस खेमे के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। जी आशीष, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है, क्या कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी काफी सवालों के जो जवाब थे वो देखने को मिले हैं, सवाल जवाब भी देखने को मिले हैं। आज जिस तरीके से विपक्ष मौजूदा सरकार पर हावी था, तो वही मौजूदा सरकार भी विपक्ष पर कहीं न कहीं हावी होती दिखाई दी। आज जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद दंगे की जो रिपोर्ट विधानसभा के दौरान विधानसभा में जब पेश की गई, तो विपक्ष जो था वो अगले बगले झांकता देखता रहा। विपक्ष एक दूसरे का चेहरा देखता रहा, क्योंकि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगे की रिपोर्ट पेश की थी, तो वहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे जो कार्यकाल रहा है इस दौरान, उस पूरे कार्यकाल का ब्यौरा भी विपक्ष के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सालों में अगर देखा जाए तो 5 सालों में सबसे ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। जिस तरीके से जो शिक्षक हैं उनको भी सबसे ज्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। साथ ही साथ बात की जाए जिस तरीके से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं अभी हुई हैं बीते दिनों, उससे जो परिणाम आए हैं वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले परिणाम थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 दिनों के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई हैं और 15 दिनों के अंदर उनके परिणाम आए। यानी कि अगर दोनों देखा जाए तो करीब 1 महीने के अंदर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई हैं और उनके परिणाम भी आए हैं।
नकल भी जो नकल कराते थे माफिया जो है उन पर भी लगाम कसी गई है। इस बार की जो एग्जाम हुए हैं उसमें किसी भी तरीके की नकलहीन परीक्षाएं नहीं। तो इस तरीके की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार करते हुए बातें रखी। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर पलटवार किया। तो ये कहा जा सकता है जब विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन था उसमें सवाल और जवाब दोनों ही देखने को मिले। जी बिल्कुल आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ की इस खबर के बाद अब बात करते हैं 5 शहर 5 खबर में वाराणसी की विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे कर रही है। वहीं मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर को सील करने और हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी सर्वे के छठे दिन टीम ज्ञानव्यापी गुंबदों पर चढ़कर सर्वे करती हुई नजर आई। इसके साथ ही व्यास तहखाने का भी टीम के द्वारा सर्वे किया गया। आपको बता दें कि एएसआई को अपने सर्वे की रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में पेश करनी है। तो हिंदू पक्ष की ओर से आज एक याचिका जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी उसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार जब से ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से मांग की गई थी और इस फैसले के आने से पहले ही दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अलग अलग कानूनी दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से छठे दिन एएसआई का सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर में जारी है, माना जा रहा है कि तहखानों की जांच की गई है, मुस्लिम पक्ष की ओर से चाबियां अब ले ली गई हैं, व्यास तहखाने की जांच हो रही है और साथ ही साथ गुंबद की पुरानी बनावट को देखकर उस पर भी लगातार रिसर्च और सर्वे किया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि एएसआई की ये टीम अपना तमाम सर्वे करने के बाद 2 सितंबर तक कोर्ट को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाली है। इसी बीच तमाम तरह की लगातार बीच में कोशिशें होती रहती हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी उसको आज हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज किया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष भी लगातार एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पर मुस्लिम पक्ष को निराशा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसी बीच फैसला आने के बाद से एएसआई सर्वे लगातार जारी है। लगातार लंबे समय तक ये एएसआई सर्वे होने के बाद 2 सितंबर को एएसआई की टीम को अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करना है। तो वाराणसी में जिस तरह से ज्ञानव्यापी परिसर में एक तरफ तो एएसआई का सर्वे चल रहा है, आज छठा दिन था। सर्वे के दौरान लगातार 61 लोगों की एएसआई की टीम है जो इस पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर अपने एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ एएसआई के सर्वे को अंजाम दे रही है। वहीं चारों तरफ गेट के कैमरा लगाकर इस पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जा रहा है। तस्वीरें भी आप लगातार आपको दिखाते रहते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर से लेकर आसपास के पूरे संवेदनशील इलाके में पुलिस का जगह जगह इंतजाम किया गया है ताकि माहौल वहां पर सौहार्दपूर्ण बना रहे, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि जितना संवेदनशील ये मामला है ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि सर्वे के साथ ही साथ हिंदू पक्ष की तरफ से, कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग याचिकाएं भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती हैं, जिस पर लगातार सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का इस मामले पर फैसला आया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पक्ष के जाने पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया था। तो हिंदू पक्ष की इस याचिका के बाद भी एएसआई सर्वे की यदि हम बात करें तो लगातार 28 दिनों तक ये सर्वे होना है। हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद से ही एएसआई सर्वे की शुरुआत हो गई थी। आज से 6 दिन पहले प्रातःकाल सुबह से एएसआई की 61 सदस्यीय टीम आई थी। इसमें बताया जा रहा है कि, और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से हिंदू पक्ष के द्वारा ये याचिका दाखिल की गई थी कि मुस्लिम पक्ष के आने जाने पर वहां पर रोक लगाई जाए, उसको खारिज कर दिया गया है, उसमें क्या ताजा अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए
जो ये याचिका दाखिल की गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो मुस्लिम पक्ष है उन पर रोक लगाई जाए और जो उनके जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस तरह की चीजें। तो शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शोएब जानकारी दे रहे थे प्रयागराज से इस बारे में। और 5 शहर 5 खबर में अगली खबर में हम बात करते हैं मोतिहारी बिहार की। मोतिहारी में बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे और तेजस्वी यादव के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां ताजा मामला मोतिहारी सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। महिला डॉक्टर टॉर्च से प्रसूता को ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। अस्पताल पर करीब 65 लाख से अधिक की आबादी के स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेवारी है, जिस पर सरकार लाखों लोगों के इलाज के लिए हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अस्पताल में बिजली तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो वहीं मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अस्पताल में बिजली तक का पूरी तरह से इंतजाम नहीं है। और यहां पर जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रसूता का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है, ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरासर यहां पर इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की संजीदगी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर मामला खुलता हुआ नजर आया है। तो टॉर्च की लाइट से जिस तरह से यहां पर इलाज किया जा रहा था, स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिहार सरकार के द्वारा लगातार करोड़ों रुपए लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तो शासन और प्रशासन दोनों के ही दावों की असलियत और उनकी कलई खुलती हुई नजर आती है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब स्वास्थ्य विभाग के बड़े सेंटरों का ये हाल है, ये हालत है, तो छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहां लोगों की निगरानी नहीं होती, वहां किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता हो। और इसी खबर पर हमारे साथ मोतिहारी से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है मोतिहारी का, टॉर्च की लाइट में डॉक्टर के द्वारा प्रसूता का ऑपरेशन किया जा रहा था, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की मोतिहारी में पुलिस पोल। मैं आपको बता दूं कि सदर अस्पताल में लाखों रुपए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जाती है, लेकिन एक साइड टॉर्च की रोशनी में एक महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसमें ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ऑपरेशन सक्सेस हो जाने के बाद ये वीडियो सामने निकल के आया। वीडियो जब ऐसा हुआ कि जब पूछा गया डॉक्टरों से क्यों ऐसा कर रहे हैं, टॉर्च की रोशनी पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बोले कि लाइन की व्यवस्था नहीं है और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। क्या करें, मजबूरी, बस लाइन हम कर रहे थे। लाइन कटने के बाद ये स्थिति हुआ, तो हम लोग किसी तरह बच्चे और उसके महिला को भी बचाया गया। लेकिन वहीं केस द्वारा इसकी जानकारी लिया गया, तो केस अपने पल्ला झाड़ते हुए हर समय ये बताते हैं कि जी धर्मेंद्र, इस तरह से धर्मेंद्र, मेरा सवाल ये है कि इस तरह से जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर्स का क्या कहना है? वहीं मोतिहारी सिविल सर्जन बताया कि इस पर जांच की जा रही है। तब मैं पूछा कि सर हमेशा जांच की जा रही है, कार्रवाई तो नहीं की जा रही है? तो नहीं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, घोर निंदा है और इससे बच्चा और उसकी माँ का भी जान जा सकते थे। जब वो कहा कि सर जब विभाग द्वारा जनरेटर लगी हुई डीजल के पेमेंट पर मंथ निकलते हैं, तो फिर डीजल के जनरेटर क्यों नहीं चलती है? इन्वर्टर लगा हुआ, तो इन्वर्टर खराब हो जाने के कारण ऐसा आया। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोतिहारी से जिस तरह से खबर सामने आ रही थी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 5 शहर 5 खबर में अगली खबर पर बात करते हैं। गरीब के बेटे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, निशिकांत दुबे ने यह कहा है। और 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए लगातार आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।